नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बिहार में अनलॉक 6 को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अनलॉक 6 की जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए दिनांक 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से और पहली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेंगी। कोचिंग संस्थान छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ यानी कि एक दिन छोड़कर कार्य करेंगे और सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त और पहली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेंगी। वहीं कोचिंग संस्थान छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ खुलने की अनुमति होगी और प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। बिहार में अनलॉक 6 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसे भी जान लीजिए। 7 अगस्त से स्कूलों में 9वीं से 10वीं की पढ़ाई होगी। तो बिहार में अनलॉक 6 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसे भी आप जान लीजिए। 7 अगस्त से स्कूलों में 9वीं से 10वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 16 अगस्त से स्कूलों में पहली से 8वीं की पढ़ाई होगी। वहीं कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई होगी। 10वीं से ऊपर तक की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान खुलेंगे। तो बिहार में अनलॉक 6 में क्या क्या बदलाव किए गए वो हम आपको बता रहे हैं। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कोचिंग संस्थान खुलेंगे। साथ ही एक दिन बीच कर स्कूल कोचिंग संस्थान छात्र आएंगे। तो ये बिहार में अनलॉक 6 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला लिया गया है और प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। अब इस खबर को समझिए। फैसले से पहले सीएम नीतीश ने 5 जिलों का दौरा किया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है नहीं, इस हालात का उन्होंने खुद जायजा लिया। हर हालात की सीएम ने खुद जानकारी ली। हकीकत जानने के बाद सीएम ने अनलॉक 6 का फैसला किया और अनलॉक 6 का सबसे बड़ा फैसला है स्कूल को लेकर। 7 अगस्त से 9वीं से 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे और पहली से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूलों में केवल 50% छात्रों की उपस्थिति होगी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अभी भी कोचिंग नहीं जा सकेंगे और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। रोजाना आने वाले केस भी काफी कम हो गए हैं। अब जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो फिलहाल बिहार में कम है। और पटना की बात करें तो आज सिर्फ 2 कोरोना के केस मिले हैं और 38 में से 15 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अभी भी सरकार ने पूरी तरह से छूट नहीं दिया है। कोचिंग अभी भी 50% उपस्थिति के साथ अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन बीच कर खुलेंगे और ख्याल रखें कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोचिंग ही खुलेंगे, लेकिन दूसरे किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को छूट दी गई है। वहीं मॉल की बात करें तो मॉल हफ्ते में 3 दिन ही खुलेंगे ताकि कारोबारियों को भी राहत मिल सके और सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। लेकिन धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत बिहार सरकार ने अभी भी नहीं दी है। और तो आपको ये बता रहे हैं कि बिहार में अनलॉक 6 को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, हम उसकी जानकारी दे रहे हैं।
और पटना से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं और हम उनसे बात करेंगे कि बिहार में जो अनलॉक 6 में जो बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अमित की देखिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। जहां तक बच्चों का सवाल है, बड़े बच्चों को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है और इससे लेकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग ने क्या तैयारियां की है। देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल किया आपने और इस बात को लेकर के चिंता अभी से अभिभावकों में होने लगी है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो अभी भी सरकार भले ही स्कूल खोलने को लेकर के निर्देश जारी कर दिया है और स्कूल प्रबंधन जो है वो कल से इसकी तैयारी में भी जुट जाएगा। चूंकि 7 तारीख से जो है 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं के क्लास शुरू होंगे, 16 अगस्त से जो है क्लास 1 से लेकर के 8 की भी क्लास शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्लास 1 से जो 8 के बच्चे हैं वो भी 16 अगस्त से जो है स्कूल जाएंगे। तो जो अभिभावक हैं वो इस बात को लेकर के अभी भी चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना का दर भले ही अभी कम देखने को मिल रहा है, कम है, लेकिन कहीं न कहीं घबराहट जो है वो अभिभावकों में है। और कई अभिभावक हैं जिनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वो अपने परिवार से इसको लेकर के राय मशवरा करेंगे और उसके बाद ही डॉक्टर जो है उनसे भी वो राय मशवरा करेंगे, तभी वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजेंगे। लेकिन इससे इतर हम बात अगर कर लें तो जो अनलॉक 6 में बाकी जो निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि दुकानों को खोलने की बात हम करें तो दुकान अब साप्ताहिक बंदी के अलावा सभी दिन खुलेंगे, शाम 7 बजे तक खुलेंगे। तो ये बड़ी राहत की खबर कहीं न कहीं उन दुकानदारों के लिए है जो लगातार जो कोरोना के कारण बंदी की जो है वो मार झेल रहे थे। कई व्यवसायी जो है उनका व्यवसाय ठप हो चुका था, तो कहीं कहीं उनके चेहरे पे ये रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल जो है जो अभी भी बंद रहेंगे, तो उसमें जो पुरोहित हैं या जो श्रद्धालु हैं वो थोड़े मायूस जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अनलॉक 6 को लेकर के जो सरकार ने आज फैसला लिया है, ये बड़ा फैसला और इस फैसले का तहे दिल से स्वागत जो है वो पूरे बिहार के लोग कर रहे हैं। मुख्य सचिव जो है त्रिपुरारी शरण, एसीएस होम अपर मुख्य सचिव जो हैं चैतन्य प्रसाद और डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, तीनों से हमने बात करी है। तीनों ने कहा है कि इस अनलॉक 6 में भले ही रियायतें दी गई है, लेकिन इन रियायतों से को लेकर के लापरवाही लोग ना बरते, ये अपील न्यूज 18 के माध्यम से इन आला अधिकारियों ने किया है। सीधे तौर पे जो मुख्य सचिव हैं त्रिपुरारी शरण, उन्होंने कहा है कि हम लोगों से अपील करेंगे कि जो अब तक सावधानियां लोग बरतते रहे हैं, जो अनलॉक 5 में तक बरतते रहे हैं, वो सावधानियां आगे भी बरते। ये जो मास्क है ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, तो इसका जो है उपयोग जरूर करते रहें। हैंड सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल लोग जरूर करें और 2 गज की दूरी जो बेहद जरूरी है उसका भी अनुपालन करते रहें। तो ये अपील जो है वो न्यूज 18 के माध्यम से मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने किया है। अपर मुख्य सचिव उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्कूल प्रबंधन को उन बातों का ध्यान रखना होगा जो गाइडलाइन जो सरकार ने जारी किया है। साथ ही साथ डीजीपी जो डीजीपी संजीव कुमार सिंघल हैं, उन्होंने कहा कि अगर लोग अनुपालन नहीं करेंगे, सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, तो जिस तरह की सख्तियां अब तक देखने को मिलती रही है वो आगे भी पुलिस उन सख्तियों को जो है बरतेगी और जो लोग हैं जो लापरवाह नजर आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पे लोगों का जो है वो सहयोग जो है सरकार को चाहिए और सरकार इसी उम्मीद के साथ इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले हालात का जायजा लिया, उसके बाद बिहार में अनलॉक 6 को लेकर जो भी चीजें आज जारी की गई है वो बहुत बड़ी खबर है और स्कूल को लेकर भी लगातार अब स्कूल भी खुलेंगे और इसको लेकर शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन भी तैयार है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट से छात्र संतुष्ट नहीं है, लिहाजा पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। ये विरोध और प्रदर्शन सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर है। पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। जिन छात्रों को टॉप करने की उम्मीद थी वो भी 60% अंक पर सिमट कर रह चुके हैं। ये है पटना के खजांची रोड का टी रजा स्कूल, जहां छात्रों ने रिजल्ट पर रोष जाहिर किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने मनमानी की है। हंगामे को देखते हुए स्कूल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया।
जिनको 90s के अंदर आना चाहिए और उन सबका परसेंटेज आ गया 50s, 60s, 40s और कुछ लोगों को तो फेल भी कर दिया गया। और साथ में आप ही बताइए कि 60% पे जो हम लोग को इतना हार्ड वर्क करते थे रात में पढ़ के और दिन में पढ़ के, क्या ये नॉर्मल कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए वो भी नहीं लेगा? 60% पे पूछेगा हम लोगों को। ये इनके मार्क्स दिए हुए, इन्होंने हमें सबको 60% दिया है। इस परसेंटेज पे हमारा आंगनवाड़ी में भी एडमिशन नहीं होगा। पटना ही नहीं, बांका में भी छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बच्चों का सीधा सीधा आरोप है कि रिजल्ट में जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसके हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं है। छात्र स्कूल पर बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे या फिर जो टीचर के बच्चे हैं उन्हें बम्पर मार्क्स मिले हैं। सीबीएसई का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि 8-9 में जिस स्टूडेंट को 90+ आता था उस स्टूडेंट को यहाँ पे 45-50 ऐसा मार्क्स दिया गया है। ऊपर से स्कूल के टीचर के पास जो बच्चे पढ़ते थे उन सबको 90+, 85+ है, और हम लोग जहाँ किसी और के पास पढ़ते थे वो सबको ऐसा नंबर दिया गया है। थ्योरी में सर, साइंस में 15 नंबर, 16 नंबर, ऐसे तो हम लोग नहीं है। सारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, स्कूल से भेजा गया रिजल्ट, और स्कूल में टीचर बोल रहे हैं कि हम लोग नंबर नहीं भेजे, तो जहाँ से भेजा गया वहाँ पे कंप्लेन करेंगे ना कि हम लोग का रिजल्ट में सुधार होना चाहिए। एडमिशन में आपको प्रॉब्लम होगा? एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होगा सर। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने छात्रों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। निराधार है आरोप। सीबीएसई जो भी एफिलिएटेड स्कूल है उसके 3 साल का एवरेज रिजल्ट निकाला है। गड़बड़ी कहीं न कहीं तो जरूर हुई है, क्योंकि 8वीं और 9वीं में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का अंक असेसमेंट में गिर कैसे गया। पटना से संजय कुमार के साथ बांका से नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट तो आया, लेकिन पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब इस खबर को समझिए। छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को दोबारा मौका मिलेगा। सामान्य हालत होने पर परीक्षा का मौका मिलेगा। दरअसल कोविड को लेकर इस साल परीक्षा नहीं हुई थी। पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स दिए गए हैं और बेहतर नतीजे वाले साल को रेफरेंस ईयर माना गया है। छात्रों के औसत अंक के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया गया है। 100 अंकों के लिए खास फॉर्मूला तैयार किया गया था और वो फॉर्मूला ये है कि 20 अंक जो दिए गए हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए दिए थे और 10 अंक यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट के लिए था और 30 अंक मिड टर्म हाफ ईयरली टेस्ट के लिए दिए गए थे और 40 अंक प्री बोर्ड के हिसाब से दिया गया था। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात जज उत्तम आनंद हत्याकांड की। जज हत्याकांड की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। मामले को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही धनबाद में केस को भी टेक ओवर कर लिया गया है और जल्दी जांच के लिए सीबीआई धनबाद जाएगी। पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर तो समझिए। जज हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले। सीबीआई करेगी जज हत्याकांड की जांच। झारखंड में जिला और सत्र न्यायाधीश रहे उत्तम आनंद की मौत का रहस्य अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सुलझाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी कि किस तरह से इस जज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास अनुशंसा का पत्र भेजा गया था। उसके बाद गृह मंत्रालय से वो पत्र डीओपीटी गया और डीओपीटी के बाद इस मामले पर जब सीबीआई से इस मामले की जानकारी मांगी गई, उसके बाद सीबीआई इस मामले पर तफ्तीश करने के लिए तैयार हो गई। जज उत्तम आनंद हत्याकांड को अब सीबीआई खंगालेगी। सीबीआई ने केस टेकओवर के बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। अब तक एसआईटी की ओर से की गई जांच का सारा दस्तावेज भी हैंडओवर ले लिया है। शनिवार को ही झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मानते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हम लोग जांच कर रहे हैं, जब भी कोई दूसरी एजेंसी जब भी लेना चाहे वो आकर के ले लेंगी, लेकिन अभी तक हमारा जांच चल रहा है। अभी तक सभी पहलुओं पर हमारा ही अनुसंधान चल रहा है। दरअसल 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह सुबह जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। इसी बीच जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
जज उत्तम आनंद का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगहों पर टूटी हुई थी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई थी। 3 जगहों पर बाहरी चोट के निशान थे, जबकि 7 जगहों पर अंदरूनी चोट का जिक्र है। जज हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। और अब इस खबर को समझिए। दरअसल कल ही जज हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने सीबीआई को जल्द जांच शुरू करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए थे और सीबीआई ने तमाम दस्तावेजों को हैंडओवर ले लिया है। अब अपने तरीके से सीबीआई जांच करेगी। 31 जुलाई को झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी की थी और जस्टिस उत्तम आनंद का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को मामले में संज्ञान भी लिया था। हाईकोर्ट ने खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। जाहिर है ये सीधा सीधा कानून व्यवस्था का मामला है जिस पर हेमंत सरकार की फजीहत हो रही है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक हुई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में ये बैठक हुई और बिहार झारखंड के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आतंकी और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इनपुट शेयर किए गए। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक हुई और बिहार झारखंड के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और आतंकी और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इनपुट को शेयर किए। भारतीय पुरुष टीम के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम भी गोल्ड और सिल्वर से चूक गई, लेकिन कांस्य पदक की उम्मीद अब भी बरकरार है। सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम भले ही गोल्ड और सिल्वर से चूक गई, लेकिन अब भी कांस्य की उम्मीद बरकरार है। सेमीफाइनल मैच में भारत की बेटियों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अर्जेंटीना के हाथों ने 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच के दौरान निकी प्रधान के गांव में गजब का उत्साह देखा गया। सभी गांव वालों ने एक साथ मैच देखा। निकी के माता पिता के साथ पूरे गांव ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेगी। खेल में कोनो कमी नहीं था और आगे कांस्य पदक के लिए फिर देखना है, कांस्य पदक जरूर मिलेगा। इतना बेहतरीन खेल दिखाई है जो तारीफ के काबिल है और हम लोग भले सिल्वर और स्वर्ण पदक से वंचित रह गए, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि कांस्य पदक हम लोग जरूर लाएंगे। टोक्यो में ओलंपिक का मैच चल रहा है, लेकिन उत्साह हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा में भी थी। टीम इंडिया में सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे ने भी पूरा दमखम दिखाया। सलीमा के गांव में टेंट लगाकर सेमीफाइनल मैच देखने की व्यवस्था की गई थी। सेमीफाइनल मैच में हार से लोग थोड़े मायूस जरूर हुए, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलकर भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। सिमडेगा से श्रीराम के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 खूंटी। और फिलहाल खबर तो समझिए में इतना ही। बने रहे बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के